नमस्कार, एडको रूबरू में आपका स्वागत है। आज हम पड़ोसी मुल्क की एक ऐसी चार्मिंग पॉलिटिशियन से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिसका नाम वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल विमेन में शुमार होता है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दुनिया की मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन के रूप में दर्ज है। वे 2 बार अपने मुल्क की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, पर इन दिनों उनके सितारे गर्दिश में हैं। अब ना तो उनका पहले जैसा जलवा है और ना पहले जैसी पॉपुलैरिटी। जी हाँ, तमाम तरह के सीरियस एलिगेशन से जूझ रही इस मोहतरमा का नाम है बेनजीर भुट्टो। पावर में हो या ऑपोजिशन में, बेनजीर भुट्टो में फाइटिंग स्पिरिट कमाल की है। अपने 20 साल के पॉलिटिकल करियर में तमाम एडवर्स सिचुएशंस के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और यही वजह है कि वो हमेशा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की मेन स्ट्रीम में रही। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके जुल्फिकार अली भुट्टो की 4 औलादों में सबसे बड़ी बेनजीर भुट्टो की हायर एजुकेशन ऑक्सफोर्ड में हुई और 1977 में वो पढ़ाई खत्म करके पाकिस्तान लौटी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलटकर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया। उसी दौरान बेनजीर ने एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखा और अपने पिता की राजनीतिक वारिस बनकर उभरी। उनके दोनों भाई मीर मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज को तो मुल्क छोड़ना पड़ा, लेकिन बेनजीर अपनी मां नुसरत भुट्टो के साथ फौजी शासन से जूझती रहीं। अप्रैल 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। 1977 से 1988 के बीच बेनजीर की कई बार गिरफ्तारी हुई। कभी उन्हें जेल में रखा गया तो कभी हाउस अरेस्ट कर दिया गया। 1984 में उन्हें देश छोड़ने तक को मजबूर कर दिया गया, लेकिन बेनजीर अपनी आवाज बुलंद करती रहीं। 1986 में वो वापस पाकिस्तान लौटी और दिसंबर 1987 में आसिफ जरदारी से उनकी शादी हुई। अगस्त 1988 में हुए एक प्लेन क्रैश में जियाउल हक की मौत के बाद पाकिस्तान में हालात बदले। नवंबर 1988 में चुनाव हुए और बेनजीर मात्र 35 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनने में कामयाब हुई। कुछ महीनों तक तो पूरी दुनिया की मीडिया ने उन्हें हाथों हाथ लिया, लेकिन बेनजीर और उनकी सरकार पर करप्शन के गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए। खास तौर से आसिफ जरदारी उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के निशाना बने रहे और आखिरकार 6 अगस्त 1990 को प्रेसिडेंट ने बेनजीर सरकार को बर्खास्त कर चुनाव की घोषणा कर दी। उस चुनाव में बेनजीर की शिकस्त हुई और नवाज शरीफ नए प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन मात्र 3 साल बाद 1993 में उनकी सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया और अक्टूबर 1993 में हुए चुनाव के बाद बेनजीर दूसरी बार पावर में लौटी। इस बार भी बेनजीर और उनके पति आसिफ जरदारी पर करप्शन के सैकड़ों चार्जेस लगे। यहाँ तक कि 1994 में पाकिस्तान लौटे बेनजीर के भाई मुर्तजा भुट्टो ने भी उनकी सरकार के खिलाफ मुहिम चलाना शुरू कर दिया। इसी बीच सितंबर 1996 को मुर्तजा को कराची स्थित उनके पुश्तैनी निवास पर कथित तौर से फर्जी पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया। मुर्तजा समर्थकों ने इस असैसिनेशन के पीछे आसिफ जरदारी का हाथ होने का आरोप लगाया और तमाम हालात के मद्देनजर प्रेसिडेंट फारूक लेघारी ने बेनजीर की सरकार को बर्खास्त कर दिया और जब चुनाव हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लगभग सफाया हो गया। इन दिनों बेनजीर के लिए गर्दिश का दौर है। कई गंभीर आरोपों में फंसे उनके पति आसिफ जरदारी जेल में हैं और बेनजीर अदालतों के चक्कर लगा रही हैं। 3 साल तक पावर में रहने के बाद आज आप अपोजिशन में हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हुकूमत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और एक तौर पर एक किस्म का रिलीफ है कि ये जिम्मेदारी अब हम पर नहीं किसी और पर है, मगर दूसरे तौर पर मुझे अफसोस है कि जो इस्लाही काम हमने शुरू किए थे, जैसे वो पाए तकमील तक पहुंचने वाले थे, हुकूमत को बरतरफ किया गया। 4 नवंबर को मैं बैनुल-अक़वामी माली इदारों के साथ मेरी एक मुलाकात थी और उन्होंने मुझे कहा मुबारक हो, पाकिस्तान अभी सब मुश्किलात को छोड़ करके आगे बढ़ेगा। और उसी रात हुकूमत गई और पाकिस्तान एक बार फिर माली बहरान में मुब्तला है। आपको क्या लगता है कि वजह क्या रही है आपकी सरकार को डिसमिस करने की? क्योंकि वो तो पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट थे और हमेशा भुट्टो साहब के साथ हो रहे, उनके कलीग रहे, इसके बावजूद उन्होंने क्यों, जबकि आपने उनको प्रेसिडेंट बनवाया था? जी, ये हकीकत है कि अवामी हुकूमत को निकालने में कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं थे। ना स्ट्रीट एजिटेशन था, ना ऑपोजिशन पावरफुल थी। हमारे पास एक मखलूत हुकूमत थी और अगर हुकूमत गई है
تو اپنوں کے بے وفائی سے گئی ہے. لغاری صاحب بھٹو صاحب کے ساتھ زیادہ تر کام نہیں کیے تھے, وہ میرے ساتھ زیادہ تر کام کیے تھے. میں اس کو بھائی سمجھتی تھی, اور جب میں نے ان کو صدارت کے لیے نامزد کی تو پوری پارٹی نے میرے کہنے پر لبیک کہا اور ان کو صدر بنایا. مگر میری غلطی یہ تھی کہ ایک بندہ جس کے پاس پہلے کبھی اقتدار نہیں تھا, کہ پھر جیسے کہتے ہیں کہ one gets intoxicated with power, تو وہ نشے میں آ گیا. وہ سوچنے لگا کہ میں سب کچھ ہوں. مجھے جس شاخ پر وہ بیٹھا تھا اس کو ہی کاٹا. سوچا کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے, میں سب کچھ ہوں. ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ میں صدر ہوں, بے نظیر کی ضرورت نہیں, پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں, میں اپنا جماعت بنا سکتا ہوں اور میں پارلیمنٹری نظام کو ترک کر کے پریزیڈنشل نظام نافذ کر سکتا ہوں. میں نے تقریر کی تھی کہ جو لوگ ہیں نا سیاسی یتیم, وہ ان کو استعمال کرتے ہیں اور بعد میں لوگ گالیاں ان کو دیتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں, سیاسی یتیموں کو نہیں. مگر افسوس, غداری, بے وفائی ہمارے اپنوں نے کی. میں کسی اور کو قصوروار نہیں کہلاتی ہوں, اور اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کو سول سرچنگ کرنی چاہیے, تاکہ اگر پاکستان کے عوام ہمیں دوبارہ موقع دیں تو ہمارے اپنے صفوں میں صفائی ہونی چاہیے, تاکہ ہم خود ہی جا کر کے سیاسی خودکشی نہ کریں. تو آپ کے حساب سے لیگاری صاحب جو ہے پریزیڈنٹ رول لانا چاہتے تھے اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو ختم کرنا چاہتے تھے؟ جی, اس کا جو ایجنڈا تھا کہ بے نظیر کو نکالوں اور اپنی جماعت بناؤں, پریزیڈنشل نظام نافذ کروں, اس لیے اس نے سپریم کورٹ میں ایک رٹ پٹیشن دائر کی, جس کا مطلب یہ تھا کہ نظام کو پریزیڈنشل قرار دیا جائے. اصل میں پرائم منسٹر تھی اور وہ سپٹمبر میں مجھے 26 سپٹمبر کو نکالنے چاہتا تھا, اور میں بھائی مرتضیٰ کو اس لیے قتل کیا گیا تاکہ ایک گولی کے ساتھ 3 شکار ہوں. مرتضیٰ کا قتل, بے نظیر حکومت کا قتل, اور آصف زرداری کا پھر عدالتی کارروائی کے تحت جھوٹے مقدمے کر کے خدا نخواستہ قتل. مگر وہ اس وقت کر نہیں سکے. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کی عدلیہ نے پارلیمنٹری نظام کو برقرار رکھا اور اس آمر کے عزائم کو مٹی میں ڈال دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ تھے مرتضیٰ بھٹو کے اسیسنیشن کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا؟ جی, میں سمجھتی ہوں کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہی قاتلوں کو تسلی دے سکتا تھا, کیونکہ اور کوئی مجھے نکال نہیں سکتا تھا. تو قاتلوں کو تسلی پھر کیسے ملتی؟ آخر میں قاتل کہتے ہیں کہ یہ تو پرائم منسٹر کا بھائی ہے, پرائم منسٹر تحقیقات کرے گی, ہمیں پھانسی پر چڑھنا پڑے گا. تو کوئی تھا جس نے کہا کہ فکر نہیں کرو بیٹا, وہ نہیں رہے گی, وہ چلے جائے گی, تمہیں کوئی گرفتار نہیں کرے گا, تمہارے اوپر مقدمہ نہیں چلے گا. اور ایسے ہی ہوا ہے. I have been told by police officials that we were told, just frame Asif, and if you don't frame Asif, we won't let you go. For 6 months, these honorable officers and constables are in jail for no crime of their own, other than they refused to break the law and fabricate a charge against an innocent man. And I really say, thank God there's some good, decent human beings. Because Farooq Laghari, who owes everything to the PPP, tried to destroy it. بے نظیر بھٹو سے سوال جواب کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن تھوڑے انتظار کے بعد. آپ نے ابھی کہا اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہ آپ ایک کتاب لکھیں گے, اس کتاب میں بتائیں گے کہ کس نے مرتضیٰ بھٹو کا اسیسنیشن کیا تھا, کس نے ان کی ہتیا کی تھی. جی, میں کتاب لکھنے کی خواہش رکھتی ہوں. میں امید رکھتی ہوں کہ آنے والے مہینوں میں لکھ سکوں گی. اس کتاب کے اندر میں 3 موقف پیش کرنے چاہتی ہوں. ایک وہ موقف جو میں نے ٹریبیونل کے سامنے پیش کی, ایک وہ موقف جو میری بھابھی نے ٹریبیونل کے سامنے پیش کی یا ان کے افراد نے پولیس کے سامنے پیش کیے,
اور تیسرا پولیس کی کہانی، تاکہ لوگ ایک کتاب پکڑ کر کے تینوں کا موقف سن کر کے اپنے نتائج پر پہنچیں۔ لیکن یہ امپریشن کیوں ہے کہ اس کے پیچھے آصف کہاں تھے اور اسی وجہ سے ان کو جیل میں بھی آ جانا پڑ رہا، چارج شیٹ بھی گورنمنٹ نے ان کو کیا ہے، یہ پرسیپشن کیسے آیا اگر آپ کہتی ہیں کہ اس کے پیچھے پریزیڈنٹ کہاں تھا؟ آیا کیونکہ شہید بھٹو کے عناصر اور پریزیڈنٹ کے لغاری کے درمیان ملی بھگت تھی۔ جو میں نے آپ کو کہا کہ صدر لغاری اپنی جماعت بنانے چاہتا تھا تو سوچتا تھا کہ شہید بھٹو کے ساتھ، ممتاز علی بھٹو کے ساتھ، دیگر افراد پنجاب سے، بلوچستان سے، میں ان کو اکٹھا کروں گا اور ایک نئی جماعت بناؤں گا۔ تو وہ یہ لائن دیا تھا کہ بے نظیر مرتضیٰ ہٹ جائیں، ہم سب آ جائیں گے۔ تو اس لیے ان کے اپنے کچھ عناصر اس میں شامل تھے۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ شہید بھٹو نے، پارٹی نے، میں سمجھتی ہوں کہ وہی مرتضیٰ کے ساتھ بے وفائی کی ہیں، اور ان لوگوں نے آصف قاتل کا نعرہ بلند کیے ہیں، اور پورے الیکشن کیمپین میں ان نے میرے بھائی کا لاش کا تصویر نہیں ہے اور وہ گرے کلر کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے، اس کو فوٹو ٹرکس کے ساتھ سفید کیے اور اس کا خون دکھائیں اور کہیں کہ مرتضیٰ کا قاتل زرداری۔ جدھر میں گئی تو میرے بھائی کا لاش۔ تو آپ دیکھیں کہ سیاسی موٹیو کس کے پاس تھا، سیاسی فائدہ کس کو ملنے والا تھا، اور اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ان میں سے کئی عناصر جو تھے وہ بک گئے تھے، اور یہ ہمارے خاندان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی۔ Benazir was in government for 43 days after the murder had taken place. Had she suspicions and the president or anyone else, she could have taken action. What has she done after the murder? I will always say it, that Benazir is to blame, at least indirectly, for the murder of Murtaza because of the way she victimized him and victimized his supporters. From the time he decided to come back to Pakistan until his murder. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں that the state apparatus under Benazir Bhutto was involved. ایشو ہے کہ اگر زرداری نے مروایا ہے تو بے نظیر کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا، یا اس سے این او سی بہن سے لیا کہ نہیں لیا. The fact is that she exonerated those who are alleged to be the killers of her own brother in the state apparatus. She was prime minister. قتل کے نتائج کے لیے دیکھو کہ فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا۔ نقصان تو مجھے ہوا، میری ماں کو ہوا، میری بہن کو ہوا، مرتضیٰ کے معصوم بچوں کو ہوا، نقصان آصف کو ہوا جو جیل میں ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنی ذہنی پریشانی ہم سب کے لیے۔ فائدہ کس کو ہوا؟ جماعت کس کو ملی؟ ملکیت کس کو ملی؟ پیسہ کس کو ملی؟ شہرت کس کو ملی؟ مرتضیٰ کے گھر اور نام اور شان اور سب کچھ عیش کرنے کے لیے کس کو ملا؟ لیکن یہ بتائیے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا، خاص طور سے جو مسلم لیگ کے لوگ ہیں، کہ آصف زرداری اور مرتضیٰ میں کافی ڈفرینسز چل رہے تھے۔ جی، نواز شریف اور میرے درمیان ڈفرینسز ہیں۔ کل اگر نواز مجھے مار دے، کل اگر میں مر جاؤں، آپ کہیں گے نواز شریف نے مارا ہے۔ ڈفرینسز تو ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی آپ کی کانگریس پارٹی کے لیڈر اور دیو گودا کے اتنے ڈفرینسز ہوئے، کل دیو گودا کو کوئی خدا نخواستہ مار دے تو آپ کہیں گے کہ ڈفرینسز کی وجہ سے؟ کون سے ملک میں ڈفرینسز نہیں ہیں؟ آصف کے ڈفرینسز نہیں تھے۔ مرتضیٰ کو بتایا گیا تھا، اس کی بیوی نے، اس کی جماعت نے، جان صادق کے دور پر بتایا گیا تھا کہ زرداری بھٹو کا نام خراب کر رہا ہے، زرداری کرپٹ ہے، آپ زرداری کے خلاف سٹینڈ لیں۔ تو مرتضیٰ آصف کو نہیں جانتا تھا، مگر ان کو اتنا ڈس انفارمیشن فیڈ کیا گیا تھا اور اس کو اتنا برین واشنگ کیا گیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ آصف ہمیں بدنام کر رہے تھے، جو حقیقت نہیں تھی۔ پھر جولائی کے مہینے میں مرتضیٰ اور آصف دونوں ملے بھی تھے، اس کے بعد ایک ہوائی جہاز میں اکٹھا کیے تھے، اور مجھے یاد ہے آصف کا فون آیا اور وہ اتنا خوش تھا، اور اس لیے مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ جیسے ہم قریب ہو رہے تھے ان کو ہم سے چھینا گیا، اور میں ایک بڑی بہن کی حیثیت سے ان کی خوشی دیکھنے چاہتی تھی۔ I feel this is a propaganda tactic.
keep lying until you believe yourself. There was no relationship between Murtaza and Asif Zardari at all, because Murtaza could not bear the idea that Asif Zardari was using the clean name of his father in all his corruption आप operations. सोचें कि उसका क्या मकसद है. आप सोचें कि जब तक मुर्तज़ा की शादी इससे नहीं हुई तो अपने बहन के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं कहा. कौन था उसकी ज़िंदगी में एक नई इन्फ्लुएंस जो उसको ये क्लैश के रास्ते पर ले आए? कौन था? आखिर में 1977 में मुर्तज़ा बाहर गया था. उनकी सियासत हमारी सियासत से मुख्तलिफ थी. हम उनकी सियासत पर तनकीद करते थे, मगर वो अपने बड़े बहन के बारे में कभी भी एक लफ्ज़ नहीं कहता था. ये सब मामला शुरू हुआ कि जब चीफ मिनिस्टर जाम सादिक अली बना और गैनवा यहाँ आती थी और जाम सादिक के पिट्ठू उसके साथ मिलते थे. ये बॉडीगार्ड्स और छोकरे उसके साथ मिलते थे और उसको कहते थे कि आप फॉरेनर फर्स्ट लेडी बन सकती है, और उसके एम्बिशंस थे. मैं तो सोचती हूँ कि अगर मुझे मालूम होता 1993 में कि मेरे को हटाने के लिए मेरे भाई को कत्ल किया जाता तो मैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के लिए नहीं लड़ती. ये काम हुआ है दुश्मनों की तरफ से कि भुट्टो ख़ानदान को ख़त्म किया जाए. मुर्तज़ा को ख़त्म किए, शाहनवाज को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को. मेरी बहन की शादी हो चुकी है, हमारी शादी हो चुकी है, तो अभी कौन रहा हमारे बाप के घर को रौनक करने के लिए? कौन रहा जो हमारे ख़ानदान की सकाफत को जानता है? मुर्तज़ा की डॉटर कहते हैं पॉलिटिक्स में काफ़ी उसका इंटरेस्ट है और वो अभी से ही एक्टिव हो रही है. जी, उनकी बहुत पोलिटिसाइज्ड अपब्रिंगिंग हुई है और हो सकता, मगर इस वक्त वो टोटली उनकी स्टेप मदर के कंट्रोल में. लोग कहते हैं कि आगे वो पॉलिटिक्स में भुट्टो फैमिली की तरफ से आपका अल्टरनेटिव बनने की कोशिश कर सकती है, सक्सेसर बन सकती. अगर वो अपने आंट के नक्शे कदम पर चलने चाहे, इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है. मगर मैं समझती हूँ कि बच्चे अब तक छोटे हैं और ये चीज़ भाई बहन में अभी से कहना कि बहन बन रही है और भाई को कहना कि तुम बन रहे हैं, गलत बात है. बेनज़ीर भुट्टो के बारे में हम कुछ और जानकारी देंगे, लेकिन थोड़े इंतजार के बाद. नवंबर 1988 और अक्टूबर 1993 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बेनज़ीर भुट्टो की जो इमेज बनी और पहले जो इमेज थी, दोनों में काफी फर्क है. पावर में आने के बाद करप्शन के आरोपों और कई मोर्चों पर प्रशासनिक विफलता के कारण उनके दामन दागदार हुए हैं. हालांकि बेनज़ीर और उनके समर्थक इसे एक प्रोपेगेंडा मानते हैं. बहरहाल आइए एक नजर बेनज़ीर के बारे में लोगों की राय पर. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है उनका तो मैं आपको बताऊं कि आई थिंक दिस कंट्री इज़ टू स्मॉल फॉर हर. ये तो मुस्लिम उम्मा की और थर्ड वर्ल्ड कंट्री की लीडर है. नॉट ओनली दैट शी इज़ लीडर ऑफ पाकिस्तान. बेनज़ीर भुट्टो इज़ इंटेलेक्चुअली very superior to all the leaders in Pakistan. I think she is mature politically. It's not that Benazir is immature in any way. I mean, she knows when to strike. She knows what to say. She knows how to handle. She's charismatic, a very intelligent woman. बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए और पाकिस्तान में जमहूरी अदारों के लिए जो खिदमत अंजाम दी हैं, वो शायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद उन्हीं को ये सादत नसीब हुई है. उन्होंने इस मुल्क के अंदर जमहूरी अदारों और आइनी हुकूमत को बहाल किया. पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल कल्चर बड़ा कंसिस्टेंट है. व्हेन दे आर इन पावर इट इज़ अ माल बनाओ पार्टी. खूब माल बनाओ दोनों हाथों से. जब ये पार्टी ऑपोजिशन में आती है तो इट बिकम्स अ ज़रदारी बचाओ तहरीक, क्योंकि ज़रदारी ने इतना पैसा खाया होता है. ही इज पुट इन द स्लैमर, ही इज अ सर्टिफाइड क्रुक who looted this country right and left, day in, day out, as a full-time occupation in the 3 years that he and his wife were running this country. माल बनाना तो ज़ाहिर बिजनेसमैन जानते हैं 2 से 4 कैसे बनाए जाते हैं. मोटरवे के कमीशन हमने नहीं खाए, ठेके हमने नहीं लिए. हमारे पास तो कोई फैक्ट्रियां नहीं है.
बेनज़ीर भुट्टो ने लोन कोई रीशेड्यूल नहीं कराए, बेनज़ीर भुट्टो ने कोई फैक्ट्री नहीं बनाई, फैक्ट्रियां तो इनके लीडरों ने बनाई हैं। वो एक दयानतदार सियासतदान है और अपनी कॉज के साथ कमिटेड है। और मैं समझता हूँ कि जो फाइटिंग क्वालिटीज़ इस खातून में हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त किसी लीडर पे नहीं। मैं ये समझता हूँ कि वो एक खातून हैं, एक अच्छी डिबेटर हैं, वही कॉलेज लेवल की धुआंधार तकरीर करने वाली, वो स्टेट्समैन भी नहीं हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकती, वो एक अच्छी पॉलिटिशियन भी नहीं। Politics have become a mean to protect your personal interests. Now, in this sense, Benazir, yes, is a politician. But otherwise, I don't see her as a stateswoman. A stateswoman doesn't go in public and say that my brother wanted to divorce my sister-in-law. A stateswoman does not let things come to the point where her brother gets killed when she's the prime minister. I think Benazir is a very good actress. She's quite fake and funny. She wants to gain sympathy. She tried to play that card before she was ousted. इस्लामाबाद का जरदारी हाउस हो या कराची का बिलावल हाउस, इन कोठियों की भव्यता बेनजीर और उनके परिवार के लाविश लाइफस्टाइल की गवाही देता है। इन सब के बावजूद बेनजीर अपने आप को सिंपल लिविंग में यकीन करने वाली पॉलिटिशियन मानती हैं। मैं एक अवामी पर्सन हूँ। मेरी परवरिश 60s में हुई। 60s के अंदर ये सब यपी कल्चर और नूवो रीश कल्चर नहीं था। 60s के अंदर बहुत मतलब कल्चर था, प्लेन स्टाइल, प्लेन लिविंग, सिंपल हैबिट्स। तो मेरे आदतें जो हैं वो बहुत सिंपल हैं और लोग समझते हैं कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की बेटी है और प्राइम मिनिस्टर खुद रही हैं तो डिज़ाइनर क्लोथ और डिज़ाइनर चीज़ों का शौक होगा, मगर ऐसे बात नहीं है। अब बेनजीर की इन बातों में सच्चाई चाहे जितनी हो, पर पाकिस्तान की जनता आसानी से उनकी इस बात पर यकीन नहीं करेगी। बहरहाल बेनजीर की फैमिली लाइफ के बारे में उनसे कुछ और सवाल जवाब। आप बच्चों को कितना टाइम दे पाती हैं? और मैं आप लोगों को कितना टाइम देती हूँ? आप कितना मैं टाइम देती हूँ बताओ ना। तो मैं आपके साथ बैठती हूँ, खाना खाती हूँ, किताब पढ़ती हूँ, स्टेंसिल करती हूँ, बताओ। मम्मी तुम्हारे साथ वक्त गुजारती है कि नहीं? चली जाती है? देर के लिए चली जाती है? मिस करती हो? अगर तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है और मुझे काम पर जाना पड़ता है ना, मैं कोशिश करती हूँ टाइम देने के लिए, मगर बच्चे ज़्यादा टाइम चाहते हैं और जब मैं वापस आती हूँ तो ज़ाहिर है बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा, जब आप प्राइम मिनिस्टर थी तब और अब आप जब अपोजिशन में हैं तब, तो ऐसा नहीं लगता है कि जब अपोजिशन में होती हैं तो बच्चों के साथ या फैमिली के साथ आप ज़्यादा टाइम दे पाती हैं? बिल्कुल, जब मैं प्राइम मिनिस्टर थी तो कम वक्त देती थी। पहले मैं इनके साथ किधर जा नहीं सकती थी, तो जब मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी तो बच्चे सब बहुत मायूस थे। तो जब मैं वापस आई मैंने कहा आप लोग मायूस क्यों हैं? अभी मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं आपको ज़्यादा वक्त दे सकूँगी। रिमेंबर? एंड ही ऑल सेड हुर्रे। बेनजीर के बच्चों को अपनी माँ से ज्यादा लगाव है या अपने पिता से? किससे? मैं सोची दोनों से। और बिलावल? टू। और आप आसिफा? असल में दोनों से अटैच हैं। वो यहाँ बैठे होंगे तो उनको यूं कहेंगे, बहुत बड़े डिप्लोमेट्स हैं। पॉलिटिक्स से फुर्सत मिलने पर क्या करना पसंद करती हैं बेनजीर? मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। बेसिकली मैं ऑटोबायोग्राफीज पढ़ती रहती हूँ और कभी कभी कोई ऐसे फेमस किताब आ जाए, जैसे अभी मैं अमेरिका में थी तो मार्शा क्लार्क जो ओजे सिम्पसन केस में वकील थी, उसने एक किताब लिखा था विदाउट अ डाउट, तो मैं वो ख़रीद ली और रास्ते में वो मैं पढ़ती रही। तो इस किस्म के तरीके से मैं पढ़ती रहती हूँ। मेरे पास एक और किताब भी मिला है जो इंदिरा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है, तो मैं वो भी पढ़ रही हूँ। कभी कभी मुझे गॉसिप किताबों का भी शौक़ होता है
और जब मैं गॉसिप किताब पढ़ती हूँ मैं समझती हूँ कि मैं बेवफा हो रही हूँ। जैसे जो कैनेडी की बीवी ने एक किताब लिखा था ब्रोकन फेथ, तो क्योंकि वो हमारे साथ कॉलेज में होते थे तो मैंने वो किताब ख़रीदी देखने के लिए कि क्या लिखे हैं, और कभी कभी मैं और ऐसे ही ख़रीद लेती हूँ, फिर मैं कहती हूँ मैंने क्यों ख़रीदा। उम्मीद है ऐड को रूबरू का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, पर बेनज़ीर भुट्टो से हमारी ये बातचीत अभी अधूरी है। अपने और अपने पति आसिफ जरदारी पर लगे तमाम आरोपों के बारे में क्या कहती हैं बेनज़ीर और उनके सियासी विरोधी, देखिए रूबरू के अगले एपिसोड में, इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए मैं राजीव शुक्ला आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।